Good morning, friends. This is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources, that they are PIB, The Hindu, and Indian Express. This is an initiative by Questlink IS, and today on 13th of August 2026, Thursday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Our first MCQ is from Science and Tech. Consider the following statements regarding total solar eclipses and the solar corona. Number 1. During a total solar eclipse, the moon completely blocks the sun bright disk, allowing the faint inner corona to be observed from the ground. Number 2. The corona is the sun's outermost atmosphere, and its magnetic field is associated with the phenomena such as solar flares and coronal mass ejections. And number 3. Roughly 11-year solar cycle is marked by periodic changes in solar activity, including variations in sunspots and solar flares. Which of the statements given above are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to the solution and explanation, but before that, we will try to tackle this question based on our general understanding or any elimination trick if it applies. Now if you look at this question, this is related to solar eclipse, and in examination also you will have to highlight all the keywords in each of the statements. That's why you can relate it. So let's look at the first statement. Again, during a total solar eclipse, the moon completely blocks the sun's bright disk. तो दिस इज ट्रू, ये तो होता ही है कि आपको पता है टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन को ये रहा सन, इसको पूरी तरह से ढक लेता है मून का जो अम्बरा पेनम्बरा ये सब है उसका शैडो, तो एक डिस्क सा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो इनर कोरोना है, कोरोना ऑफ द सन का, तो ये डिस्क सा बन जाता है, ये सोलर इक्लिप्स में कहलाता है। पहला वाला सही है। द कोरोना इज द सन्स आउटर मोस्ट एटमोस्फियर एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद फेनोमेना सच एज सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इंजेक्शन। ये सब बहुत ही बेसिक है। सोलर का जो आउटर लेयर है उसको कोरोना कहते हैं, और कोरोनल सोलर फ्लेयर्स और फिर कोरोनल मास इंजेक्शन ये सब होते रहते हैं, ये भी सही बात है। And the roughly 11-year cycle is marked by periodic changes in solar activity, including variations in sunspots and solar flares. ये भी सही है। ये 11 साल का लगभग साइकिल होता है जिसमें कि सनस्पॉट्स देखे जाते हैं, सब काफी न्यूज में रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है। आंसर हमारा डी है। दिस क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड ऑन द इजियर साइड। एक ये 11 ईयर वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये रफली दे रहा है ना। जनरली अगर रॉन्ग करना होता है ना यूपीएससी को, तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देगा, एग्जैक्टली 11 ईयर्स या ऐसे कुछ। अब रफली दिया है तो इसका मतलब सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली केसेस में ऐसा ही होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर डी है। और अगस्त 12 अगस्त को 2026 को टोटल सोलर इक्लिप्स होने वाला यूरोप में, ओके, इसलिए ये न्यूज में है सोलर इक्लिप्स। और provided scientist has provided scientists a valuable opportunity to study the sun's faint corona and magnetic activity which can influence satellite, GPS and communication system on earth. तो ये तो है ही। देखो, जब भी सोलर ये आएगा ना इक्लिप्स वगैरह, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, तो दिस इज कंसिडर्ड द एप्ट टाइम फॉर स्टडीइंग द मतलब कि फेनोमेनन इन द स्काई बाय द साइंटिस्ट, क्योंकि इस समय लाइट्स जो है अलग अलग तरह से आते हैं, तो इस समय में स्टडी करना स्काई को ज़्यादा आसान होता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है साइंटिफिक दृष्टिकोण से, ओके। ड्यूरिंग टोटलिटी द मून कंप्लीटली ब्लॉक्स द ब्राइट सोलर डिस्क। ये देखो, टोटलिटी कहते हैं इसको,
सोलर इक्लिप्स को, जो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है। तो इसमें कोरोना बचता है सिर्फ हेलो अराउंड द मून। दिस अलाउज साइंटिस्ट टू मेक वैल्यूएबल ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। तो ये क्या होता है कि दिन में अंधेरा हो जाता है, तो अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि दिन के टाइम में अंधेरा। तो रात में जब तो नाइट स्काई को स्टडी करते ही है साइंटिस्ट, लेकिन अगर जब सोलर इक्लिप्स होता है तो दिन के समय में उनको स्काई को स्टडी करने का मौका मिलता है, और इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा वाला देखिए, द कोरोना इज द सन्स आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस। ये तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस which can disrupt satellite GPS and communication system on Earth। अब कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है ना कि सन से कुछ एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है, जैसे एक जो इसका एटमॉस्फेयर है इससे ब्रेक आउट करके ऐसे रिलीज हो जाती है। और फिर आप जानते होंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये रिएक्ट करके ऑरोराज बनाते हैं। ऑरोराज ये बहुत ही सुंदर ग्रीन, ब्लू, अलग अलग कलर के दिखते हैं, खासकर पोल्स पे, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल। तो अब आगे देखते हैं कि द सोलर साइकिल इज एन approximately 11 year cycle during which solar activity rises and falls that is associated with changes in sunspot solar flares। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कि सोलर साइकिल जो है ना 11 ईयर्स का होता है रफली, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आंसर डी है। और ये क्वेश्चन के लिए हमने इन्फोग्राफिक्स बना दिया है, जो कि चीज़ें हमने सारी डिस्कस की है उसी का इन्फोग्राफिक्स है। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स, इसको हमने एकदम शुरू से समझाया कि सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ब्लॉकिंग सम ऑफ आवर सन्स लाइट। तो उसी तरीके से वेयर इज टोटल इक्लिप्स विजिबल ऑन अगस्त 12, तो ये यूरोप में है, ग्रीनलैंड, रसिया, वेस्ट आइसलैंड, ये सब में। और पाथ ऑफ टोटलिटी, ये जो ये वाला जो सोलर इक्लिप्स है उसमें किस जगह पे दिखेगा, उसका ये मैप दिया हुआ है। फिर पार्शियल इक्लिप्स विजिबिलिटी कहाँ कहाँ होगा, इतने एरिया में होगा। व्हाई डू साइंटिस्ट नीड टू स्टडी द सन, यहाँ पे दिए गए 4 रीजन्स कि दिस सैटेलाइट को डिसरप्ट कर सकता है ये इवेंट जीपीएस वीपीएस को, अदर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन अर्थ, तो इसके लिए स्टडी करना जरूरी है। फिर कोरोनाज मैग्नेटिक फील्ड ट्रिगर्स सोलर फ्लेयर्स, अब सोलर फ्लेयर्स ट्रिगर करता है कोरोना मैग्नेटिक फील्ड। और साइंटिस्ट स्टडी द सन कोरोना एंड इनर कोरोना, मतलब देखो ये बता रहा था ना मैं कि ये सन के पास मून आ गया तो इस कोरोना को स्टडी करने का, इनर कोरोना को स्टडी करने का ये परफेक्ट टाइम होता है। और फिर और बाकी चीज़ें भी हैं, देख लो आप। हाउ डज सोलर फ्लेयर हेल्प्स इन स्टडी, व्हाट कैन साइंटिस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। इसमें कुछ क्विक फैक्ट्स भी दिए हुए नीचे, आप लोग देख लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन लिया गया इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से, और ये रहा उसका हेडलाइन। क्वेश्चन नंबर 2 एग्रीकल्चर से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, अकाउंटिंग फॉर नियरली 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। नंबर 2, India's per capita milk availability is higher than the global average, while the country ranks second globally in egg production. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will move to solution and explanation after 3 seconds, but before that we will try to tackle this question on our general understanding or if any elimination trick applies. वैसे तो ये फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी इसमें देखोगे आप तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया मिल्क का। ये 3-4 साल से इंडिया लीड पे कर रहा है, तो ये तो कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, इतना बड़ा कंट्री है, तो फिर 25% के अराउंड प्रोड्यूस करता हुआ। और एक चीज यहाँ देखो कि नियरली वाला, ये नियरली दिया है ना, और अगर गलत करना होता है तो कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता है जनरली, ठीक है ना, जैसे कि एग्जैक्टली 25% ये दे दिएगा तो फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में ये पहला स्टेटमेंट सही है।
और इंडिया का पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी जो है हायर देन ग्लोबल एवरेज है, ये भी सही बात है, क्योंकि चूंकि इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है और 25% प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर पर कैपिटा इसका ज़्यादा ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ एग प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे, ये भी सही है। ये तो ऐसे है फैक्चुअल स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप पहला वाला भी समझ रहे हो या जानते हो तो उस आधार पे आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो 50-50 पे आप आराम से पहुंच जा रहे हो। और अगर दूसरा वाला भी अगर आप सही गेस कर लेते हो तो आंसर आप सी पे पहुंच जाओगे। आंसर सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देखते हैं, ये सी है। और ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर हैज विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सपोर्टेड बाय राइजिंग मिल्क एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, farmer focused schemes, digital agriculture initiative and expansion of allied activities। तो ये जनरली पीआईबी ने इसका आर्टिकल दिया था, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर मैंने हॉलिस्टिकली एग्रीकल्चर पे दिया था, उसमें मिल्क और एग प्रोडक्शन इस पे ज़्यादा जोर था, उसी से ये एमसीक्यू बना है। और ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट को थोड़ा और डिटेल में बताया है। और ग्रोथ ऑफ डेयरी, पोल्ट्री एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स इनकम डाइवर्सिफिकेशन। अब होता क्या है, इससे इनकम डाइवर्सिफिकेशन की, सिर्फ क्रॉप्स पर डिपेंडेंट नहीं होते फार्मर्स। तो क्रॉप फेलियर के केस में मतलब ऐसे बिल्कुल से बर्बाद नहीं होते, सुसाइड नहीं करना पड़ता है। दिस इज अ गुड थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर रिजिलियंस, वही रिजिलियंस की किसी भी तरह का अगर क्रॉप फेलियर मतलब आपदा प्राकृतिक या किसी और भी तरह का, तो उससे हम लोग झेलने का क्षमता रखते हैं। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन क्रॉप कल्टीवेशन अलोन, नहीं ठीक वही बात मैं कह रहा था। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये देखो पीआईबी से लिया गया है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, जाके देख सकते हो पीआईबी बैकग्राउंडर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट से, क्वेश्चन नंबर 3। विथ रेफरेंस टू इंडियन पी फॉल पीकॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Option 1, the Indian peafowl is the national bird of India and is associated with India's cultural and natural heritage. And number 2, the blue peafowl is native to Indian subcontinent, while green peafowl is primarily associated with Southeast Asia. The Indian peafowl is naturally restricted to high altitude Himalayan habitats. And number 4, the white feathered peafowl is distinct species of peafowl found only in India. And number 5, peafowl are omnivorous birds that feed on variety of plants, matter and small animals. How many of the statements given above are not correct? Option A only 2, option B only 3, option C only 4, option D all 5. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation. But before that, we'll try to tackle this question based on our general understanding. अब जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था ना, आप भी जब पढ़ोगे ऐसे एक रीडिंग डालोगे तो आपको ये चीज मतलब खटकनी चाहिए आंख में, पहले ही दिख जानी चाहिए कि इंडियन पीफॉल इज नेचुरली रेस्ट्रिक्टेड टू हाई एल्टीट्यूड हिमालयन हैबिटेट्स। अगर आप दिल्ली रहे हो या बनारस रहे हो, जहां भी रहो नॉर्दर्न बेल्ट में, आपको पीकॉक्स दिख जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयन हैबिटेट्स में मोर जो है कि कन्फाइंड है, ऐसा नहीं है। मोर जो ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, तो जो इंडियन पीफॉल है, तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये वाला स्टेटमेंट तो ऐसे आउटराइटली आपको दिख जाएगा अलग से ही कि गलत है भाई। तो इसके गलत होने से क्या जा रहा है आपका, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो कुछ नहीं जा रहा भाई। आगे देखते हैं। इंडियन पीफॉल इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड विद इंडियाज कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो ये तो भाई पता ही है सबको कि नेशनल बर्ड है, तो ये सही हो गया। ये सही हो गया तो ऑल 5 कट जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा है ना, ध्यान रखना, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती पेपर में। The blue peafowl is native to Indian subcontinent, while the green peafowl is primarily associated with Southeast Asia. ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें एक पार्ट तो आप जानते होंगे कि ब्लू जो होता है यहाँ का पीकॉक होता है वो ब्लू होता है, तो उस हिसाब से आप गेस कर सकते हो एक पार्ट को। लेकिन दूसरा पार्ट ग्रीन पीफॉल साउथ ईस्ट एशिया में आप पाया जाता है कि नहीं, ये आप एग्जैक्टली आपको पता हो ये जरूरी नहीं है। ओके, तो द व्हाइट फेदर्ड पीफॉल इज डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ पीफॉल फाउंड ओनली इन इंडिया।
अब एक और चीज है यहाँ पे, इसको जैसे अगर आप जानते हो टाइगर के बारे में भी, या व्हाइट टाइगर हो या व्हाइट पी फॉल हो, तो ये दिस इज नॉट समथिंग की डिस्टिंक्ट स्पीसीज ही है। ये इसी में अगर कुछ पिगमेंट्स की कमी हो जाती है या फिर अलग तरह के पिगमेंट्स बन जाते हैं तो वो लोग वाइट हो जाते हैं, जैसे सेमी पीकॉक, इंडियन पी फॉल ही, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं होते व्हाइट पी फॉल, ओके। जहाँ की व्हाइट टाइगर डिस्टिंक्ट स्पीसीज होता है, उसी में उनके पिगमेंट्स की कमी हो जाती है ना। तो देखो इससे अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, दो गलत, नहीं कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ये वाला एक्चुअली हार्ड होता है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस तरह का जो ऑप्शन है ये एक्चुअली हार्ड होता है। ये यूपीएससी जो से लाया 2023 से, मुश्किल हो गया थोड़ा एलिमिनेट करना। पी फॉल आर ओमनीवोरस बर्ड्स दैट फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्लांट मैटर। तो ये तो सही बात है यार, पी फॉल मतलब कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं और फिर कुछ दाने वाने भी खा लेते हैं, ग्रेन्स वगैरह। तो 5 सही होने पे एक और एलिमिनेट हो गया हमारा, 50-50 पे अपन पहुंच गए। इसमें यही दिक्कत है कि आपको हर एक स्टेटमेंट आना चाहिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो फिर भी आप 50-50 पहुंच रहे हो, जबकि आपको 4 स्टेटमेंट पता है, देख रहे हो। तो इसलिए और ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए चीज़ों की, एलिमिनेशन पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, खासकर इस तरह के क्वेश्चंस में। ऐसे इसका आंसर ए है, ये भी सही है। और हमें रॉन्ग पूछा है तो 3 और 4 सिर्फ रॉन्ग है, बाकी 1, 2 और 5 करेक्ट है। एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। आंसर ए एक्सप्लेनेशन, इंडिया ने, अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट क्यों न्यूज में क्यों है कि इंडिया ने रिसेंटली 5 पीकॉक्स डोनेट किए, किसको, यूएन को, यूएन ऑफिस जेनेवा को। वहाँ पे ब्लू पी फॉल और वाइट पी फॉल दोनों डोनेट किए हैं। तो वाइट और ब्लू से यूएन का ये भी है एम्बलम, इसलिए वाइट और ब्लू पी फॉल दोनों इंडिया ने डोनेट किए हैं। और ब्लू पी फॉल इज ये इंडिया, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तो सही बात है। वहीं ग्रीन पी फॉल, ग्रीन कलर का पी फॉल पाया जाता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। ये काफी सुंदर दिखता होगा, आप गूगल करके देखना। इंडियन पी फॉल आर नॉट restricted to high altitude Himalayan habitats and occur across diverse habitat in Indian subcontinent। ये तो सही बात है यार। White feathered peacock mentioned in article is not a separate species, while plumage represents color variation। ये plumage होता है, इसके कारण color variation आता है। पी फॉल आर omnivorous feeding on seeds, ये तो सही बात है यार, सारे बर्ड्स लगभग omnivorous होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये इन्फोग्राफिक्स हमने दिया है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे दोबारा से दे दिया है, आप इसको सिर्फ देख के भी समझ सकते हो। आप इसको पॉज करके अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हो। और बाकी ये देखो ग्रीन पी फॉल का यहाँ पे इमेज दिया है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, बस ये नेक वाला जो एरिया है ये ग्रीन होता है साउथ ईस्ट एशियन पीकॉक्स में। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और यहाँ भी पॉज करके आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन लिया गया द हिंदू के आर्टिकल से, इंडिया डोनेटेड 5 पीकॉक्स टू यूएन ऑफिस। और क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये देखो कितना लंबा है। ये एकदम बिल्कुल रिसेंट एडिशन है, इस तरह का फॉर्मेट यूपीएससी का 2026 से ये पूछना शुरू किया इन्होंने। और इसमें देखो कि 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। पहला तो स्टेटमेंट दे दिया, इसमें करेक्ट है या नहीं ये आपको देखना है। उसके बाद फिर उसके रिलेशंस के बारे में, या आपस में उनके क्या रिलेशंस हैं वो, फिर वो देखने के बाद देखना है कि कौन कौन सा सही है। ये 1 2 1 2 3 ऐसे करके, तो ये 3 स्टेप में हो जाता है। यहाँ भी देखो क्वेश्चन अट नहीं रहा है, और एग्जाम पेपर में भी नहीं अटता, ये पूरा का पूरा 1 पेज का आधा पूरा ले लेता है या उससे भी ज्यादा। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले इसको पढ़ देता हूं मैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल इन इंडिया। Statement 1, tribunal provides specialized mechanism for adjudication of disputes in areas requiring subject-specific expertise. Statement 2, the Constitution provides a framework for administrative tribunals and tribunals dealing with certain other specific matters.
Statement 3. The proposed National Tribunal Commission seeks to strengthen institutional independence and professional administration of tribunals. Which of the following relationship among the above statements is or are correct? Number 1. Statement 2 provides that constitutional basis for specialized adjudicatory framework refers to it. Statement 1. Statement 3 seeks to address institutional concerns associated with administration and independence of tribunals. And number 3, Statement 1 and Statement 3 together establish that tribunals are completely independent of the constitutional courts. Select the answer using the code given below. Option A 1 only, option B 1 and 2, option C 2 and 3, and option D 3 only. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. This is a lengthy one, it will take some time. So take your time, pause the video and attempt this question. We will be moving to solution explanation, but before that we'll try to tackle this question based on general understanding or any elimination trick if it applies. देखो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस लेंदी तो जरूर होते हैं, पर लेकिन जितना ही लेंदी क्वेश्चन होता है ना उतना ही एलिमिनेशन का स्कोप बढ़ जाता है, मतलब किसी तरह का ट्रिक्स विक्स लगाने का। तो इसको देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया, ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन एरियाज रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। सही बात है यार, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि रिवर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं कि रिवर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडजुडिकेशन के लिए। सही बात है। वही स्टेटमेंट 2 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स डीलिंग विथ सर्टेन अदर स्पेसिफाइड मैटर्स। ये भी सही बात है। आर्टिकल 323A का नाम आपने सुना होगा, 323A। तो ये आर्टिकल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, तो ये आंसर, ये भी स्टेटमेंट सही है। The proposed National Tribunal Commission seeks to strengthen institutional independence and professional administration of tribunals. तो अभी क्या हुआ है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो है प्रपोज किया गया है बिल में, seeks to strengthen institutional independence and professional administration of tribunals। तो ये तो सही है। देखो कमिश्नल का अगर कमीशन बनेगा तो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ज़्यादा सीख करेगा और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जर्नलिस्टिकली सोचो तो सही है। और याद लिख भी दिया कि प्रपोज नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, तो सही है ये स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब रिलेशनशिप वाले पार्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी फ्रेमवर्क referred to in statement 1. Statement 3 seeks to address institutional concern associated with administration and independence of tribunals. तो ये देखो क्या है, seeks to address institutional concerns associated with administration, statement 3। हाँ तो सही है ना कि कमीशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कंसर्न्स जो है, मतलब जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके इससे रिलेटेड, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी फ्रेमवर्क, तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड कर ही रहा है, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश दैट ट्रिब्यूनल्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। ऐसा नहीं होता है, ट्रिब्यूनल्स आखिरकार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऐसे अंडर में ही काम करते हैं कोर्ट्स के। ऐसे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो इसलिए कोई भी ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट नहीं होता। सब आते हैं, स्पेशली पिटिशन के अंदर तो सभी आते हैं। तो ये तीसरा रॉन्ग है भाई, तीसरा रॉन्ग होने से 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो आप, और 1 और 2 सही है, ये तो पता चल गया आपको, आंसर बी है। तो तीसरा रॉन्ग तो आप अगर ये सब नहीं भी जानते हो स्पेसिफिक्स, अगर आपको आर्टिकल याद नहीं भी है तो भी आप तीसरा रॉन्ग निकाल लोगे। अब 50-50 पे आप आराम से पहुंच जा रहे हो। अब आगे थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज है आपको तो आप आंसर पे भी पहुंच जाओगे, आंसर बी है। भले ही ये क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ले लेंदी हो, लेकिन इसको बनाना कंपेरेटिवली आसान है। अब एक्सप्लेनेशन एक बार फिर देख लेते हैं आंसर। ये क्यों न्यूज़ में भाई, क्योंकि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल आया है 2026 का, ये इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाकर, तो ये भी एक स्टेटमेंट था। हम ये ट्रिब्यूनल्स को डिफाइन किया है स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी बॉडीज, वो स्टेटमेंट में भी हमने देखा था।
आप इसको एक बार फिर से पॉज करके पढ़ना चाहो पढ़ लो, हम लोग दोबारा रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करेंगे। यहाँ पीआईबी का भी स्क्रीनशॉट दिया है और रिलेशनशिप्स भी हमने दोबारा से दिखाया है। हाँ, इसको भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो दोबारा से। और ये लिया गया पीआईबी बैकग्राउंडर के इस आर्टिकल से, ये देखो आप, रिफॉर्मिंग इंडिया ट्रिब्यूनल सिस्टम। ये अच्छा आर्टिकल होता है बैकग्राउंडर का, मैंने कई बार बोला, आप पढ़ सकते हो जाके। तो नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का एनवायरनमेंट से ही है, क्वेश्चन नंबर 5। विथ रेफरेंस टू एलिफेंट कंजर्वेशन इन इंडिया, consider the following statements. Number 1, India is home to nearly 60% of world's wild Asian elephant population. Number 2, Project Elephant provides financial and technical support to the states for protecting elephant habitats and mitigating human-elephant conflict. Number 3, SAIEE 2021-25 use DNA sampling along the other scientific methods for estimating the elephant population. Number 4, elephant corridors in India are confined largely to protected areas and do not include interstate or transboundary corridors. Which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 3 only, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 and 4 and option D 1, 2, 3, 4. तो ये 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि जनरल अंडरस्टैंडिंग या फिर एलिमिनेशन ट्रिक्स पे बन पाता है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा से पढ़ो। तो इंडिया इज होम टू नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड एशियन एलिफेंट्स पॉपुलेशन, तो नियरली वाला बात है ना। और वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, वैसे ही टाइगर्स में भी इंडिया लगभग 60% से ज़्यादा, मतलब 90% टाइगर को, बिग कैट स्पीसीज को, मेनली टाइगर को होल्ड करता है। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे एलिफेंट्स में 60% पॉपुलेशन इंडिया के पास है, ये सही बात है। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स, तो ये सही बात है यार। प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रहे हैं तो ये एलिफेंट हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे और मिटिगेट करेंगे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, ये भी सही बात है। वैसे ही SAIE 2021 यूजिंग DNA वेस्ट सैम्पलिंग अलॉन्ग विद अदर साइंटिफिक मेथड टू एस्टिमेट एलिफेंट पॉपुलेशन। SAIE है क्या? यह है सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स। तो एक ही साथ जो एलिफेंट पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं उसी का शॉर्ट में एब्रीविएशन है ये साई। तो ये DNA सैम्पलिंग यूज कर रहा है, तो ये तो सही बात है, नए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ही। इसमें आप शायद कंफ्यूज हो भी सकते हो अगर, लेकिन इतना कुछ है नहीं। चौथा देखो तो ये मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया आर कन्फाइंड लार्जली टू प्रोटेक्टेड एरिया, डू नॉट इंक्लूड इंटर स्टेट और ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर। ऐसा थोड़ी है, अब स्टेट बाउंड्रीज जो है जानवरों के लिए थोड़ी है या फॉरेस्ट के लिए, ये तो इंटर स्टेट भी बाउंड्री होती है, इंटरनेशनल भी बाउंड्रीज होती है, मतलब इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार। कौन रोकेगा उनको? वो तो अगर जंगल है जहाँ पे, वहाँ पे तो कॉरिडोर्स बनाने ही पड़ेंगे एलिफेंट्स के लिए। ऐसा थोड़ी कि कर्नाटक के एलिफेंट कर्नाटक ही रहेगा, केरला नहीं जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं होता। पूरा वेस्टर्न घाट्स में है तो वहाँ पूरा रोम करेंगे वो लोग फ्रीली, इंटर स्टेट उनके लिए नहीं होता है स्टेट बाउंड्री ये सब। ये स्टेटमेंट तो भाई एब्सर्ड है, इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हो आप। और सिर्फ इसके एलिमिनेट करने से आपका नीचे 2 एलिमिनेट हो जा रहा है, 50-50 पे आप सिर्फ एक स्टेटमेंट से पहुंच जा रहे हो अगर आप यहाँ तक पढ़ो तो। ये इसलिए जरूरी होता है एग्जाम्स में कि आप आखिरी स्टेटमेंट तक पढ़ो। पहला दूसरा तीसरा पढ़ के आपको लगा कि हाँ नहीं नहीं समझ गए यार, अब रहने देते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं। देखो चौथा स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ने से यहाँ नीचे आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो जरूरी होता है इसको पढ़ना। अब बाकी के 2 तो आपको पता थे, तीसरे में भी आपको पता ही था कि मतलब 60-70% सब जानते ही होंगे कि ये सही है। अगर एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो DNA सैम्पलिंग यूज करें, क्यों नहीं करेंगे भाई? नया नया चीज़ इस्तेमाल करेंगे, नई टेक्नोलॉजी इसके लिए, मतलब पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए। तो आंसर ए है, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, 4 करेक्ट नहीं है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके देख सकते हो, इसको हमने क्वेश्चन में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये 60% पॉपुलेशन सही बात है। और ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे था 12
अगस्त को, ठीक है ना। तो इसलिए ये न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का डिस्कशन किया है पीआईबी ने, तो उसी से ये क्वेश्चन बना है। और ये भी वही सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन एलिफेंट जो साई वाला है, डीएनए बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन एलिफेंट सेंसस का यूज कर रहा है डंग सैंपल्स में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद फिर जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स के द्वारा मतलब एग्जैक्ट एलिफेंट्स को नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर एलिफेंट कॉरिडोर्स जो दे आर नॉट कन्फाइंड टू प्रोटेक्टेड एरियाज, दे इंक्लूड 19 इंटर स्टेट कॉरिडोर्स एंड 6 ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर्स कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल। सही बात है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में भी और बाकी स्टेट्स के बीच में भी ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर्स होते हैं। ये हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, इसलिए आंसर ए था हमारा। और ये इंफोग्राफिक्स दिया है एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड। और इंडिया इज होम टू नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड एशियन एलिफेंट, ये याद रखने वाली चीज है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स एंड मिटिगेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये एक्चुअली जो एक्सप्लेनेशन था ना, उसी का इन्फोग्राफिक्स मैंने बना दिया। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। और एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कुछ ऐड किए गए हैं कि आईयूसीएन में इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है ये एलिफेंट हमारा, एशियन एलिफेंट। और ये भी लिया गया पीआईबी के आर्टिकल से। आज पीआईबी बैकग्राउंडर में कुछ ज़्यादा ही आर्टिकल थे, लगभग 6-7। तो चाहे तो सारे क्वेश्चन भी वहां से बन सकते थे, लेकिन एक दो द हिंदू के भी आर्टिकल हमने से बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस का आज नहीं बनाया। इंडियन एक्सप्रेस का भी एक है तो एक्सप्लेन से, वो जो सोलर सिस्टम वाला था, ये सोलर इक्लिप्स वाला क्वेश्चन था, वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से बनाया था। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा 5 क्वेश्चन हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू और सॉल्यूशंस का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाके क्यूआर कोड स्कैन करके या नाम से सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और आप पीडीएफ का इस्तेमाल या तो वीडियो देखने से पहले कर सकते हो, या वीडियो देखने के बाद सॉल्यूशंस का प्रिंट आउट निकलवा के देख सकते हो, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में भी देख सकते हो। आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है ये रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड किए जा रही है फ्री में, हाई क्वालिटी रिसोर्सेज है। एंड वी आर अ ग्रोइंग चैनल, सपोर्ट अस एंड ऑल्सो फॉलो अस on different social media handles for regular updates. Thank you very much again.